अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली बात करूंगा एनएचएस जॉब्स के हवाले से कि अगर आप यूके के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या किसी भी केयर सेटिंग के अंदर काम कर रहे हैं और आपका प्रीवियस कोई मेडिकल बैकग्राउंड है या आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो, तो किस तरह आप एनएचएस की जॉब्स को टारगेट कर सकते हो, किस तरह आप एनएचएस में एंट्री ले सकते हो। तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा इस टाइम कमेंट्स की और जो पर्सनल मैसेजेस की रेशियो है वो है जी, उसके अंदर आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट, और इसके अलावा कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं, और इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ये वो लोग हैं, और स्पेशली नर्सेज, ये वो लोग हैं जो कि इस टाइम एनएचएस के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं। और इनमें जो मैक्सिमम लोग हैं वो या तो केयर होम सेटिंग में काम कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे हैं। तो मैं आप दोनों तरह की कैटेगरीज के लोग जो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं उनके लिए भी चीज़ें बताता हूँ, और जो फुल टाइम वर्कर हैं उन्होंने क्या करना है आप लोगों के लिए भी सारी चीज़ें जो है ना इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी जॉब नेचर बता देता हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जिनको आपने टारगेट करना है। सेकंड नंबर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाईजान कौन कौन से ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों के पास होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे मैं आपको एनएचएस का सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह वो बंदों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और क्या रीजंस हैं कि लोग जो है ना वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे एनएचएस के अंदर, बार बार ट्राइज करते हैं और मुझे यही कहते हैं कि जी हमें रिजेक्शंस की ईमेल आ रही हैं। तो उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी जॉब्स को आपने टारगेट करना है, सबसे पहले मैं इन चीजों के ऊपर बात करता हूं। देखिए, अगर तो आप किसी भी केयर सेटिंग में काम करते हो, आपका 6 महीने साल का एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूं कि तब तो आप एक बहुत ही बेस्ट कैंडिडेट हो कि आपकी इजीली एनएचएस के अंदर एंट्री हो सकती है। स्पेशली अगर आप एचसीए हेल्थ केयर असिस्टेंट एनएचएस के अंदर भी होते हैं, उन रोल्स में अप्लाई करना चाहते हो, हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर के रोल पे अप्लाई करना चाहते हो, थिएटर सपोर्ट वर्कर, रिकवरी सपोर्ट वर्कर, थेरेपी टेक्नीशियंस, थेरेपी असिस्टेंट, थेरेपी सपोर्ट वर्कर, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट्स, फार्मेसी टेक्नीशियंस, ये ऐसी जॉब्स हैं। इसके अलावा सीनियर जो है ना वो हेल्थ केयर असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट, और इसके अलावा जो फुल रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, अगर वो यहाँ पे एज अ नर्स काम करना चाहती हैं और आपके पास प्रीवियस केयर सेटिंग एक्सपीरियंस है या अपने कंट्री से आपके पास एक अच्छा वैलिड किसी जगह का एक्सपीरियंस है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि एनएचएस का अब सारा क्राइटेरिया क्या रहता है। देखिए, एनएचएस में जब भी कोई जॉब अनाउंस होती है तो यहाँ पे उन्होंने एक पर्सन स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट दिया होता है जिसके ऊपर क्लियर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि उनको एक बंदे के अंदर से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, असेंशियली उस बंदे में से उनको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर हैं और कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उन्होंने उसको डाली होती हैं डिजायरेबल क्राइटेरिया के अंदर कि भाई अगर ये नहीं भी हैं तो काम चल जाएगा। अगर आप असेंशियल क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो, ठीक है, और कोई बात नहीं, अगर आप डिजायरेबल क्राइटेरिया पे पूरा भी नहीं उतरते तब भी आप जो है ना वो एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के। इसके अगेंस्ट पर स्कोरिंग होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, 3 बंदों ने अप्लाई किया, मैं सिर्फ असेंशियल क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा हूँ, मेरे साथ एक बी बंदा है वो असेंशियल और डिजायरेबल क्राइटेरिया पे पूरा उतर है, मेरे साथ एक सी बंदा है जो असेंशियल और 1-2 डिजायरेबल क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, तो वो बी और सी वाले को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, मुझे नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ असेंशियल क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट पे मैं पूरा उतर रहा था, बाकी पे मैं नहीं उतर रहा था। तो इस तरह का कुछ स्कोरिंग का इनका जो है ना वो मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ फिजियोथेरेपिस्ट की, कि भाई अगर आप किसी भी केयर सेटिंग में काम कर रहे हो और आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हो एज अ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट या थेरेपी सपोर्ट वर्कर के, तो आप कुछ चीजें अपनी एप्लीकेशन में एक्सप्लेन कर सकते हो कि जिस तरह अगर आपको केयर होम सेटिंग से मूविंग हैंडलिंग या इस तरह की कोई रीहैब किस्म का आपने काम किया हुआ है, आप भाई इसको अपनी एप्लीकेशन में एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैंने केयर होम सेटिंग में इस तरह मूविंग हैंडलिंग में पेशेंट्स की हेल्प करता था, उनको एक्सरसाइजेस करवाता था, उनकी फिजियो भी करता था, क्योंकि एक मेरी प्रीवियस फील्ड थी, दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड टू बिकम एज अ थेरेपी असिस्टेंट इन फला फला जगह जो भी है। तो इस तरह आप इन चीज़ों को अपनी एप्लीकेशन में जस्टिफिकेशन के साथ जो है ना वो लिख सकते हो। और अगर आपके पास बैक कंट्री का एक्सपीरियंस है, चाहे किसी लैब का है, लोकल क्लिनिक का है, आप वो चीज़ें भी मेंशन कर सकते हो कि मैं फला फला लैब के अंदर, क्लिनिक के अंदर, कहीं पे भी आपने काम किया, हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर, मैं इस तरह ये काम करता था। सेम गोज फॉर नर्सिस, सेम गोज फॉर फार्मासिस्ट, जिस भी बैकग्राउंड से आपका जो है ना वो ताल्लुक है। तो इस तरह इन चीज़ों को आप अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करके
अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, ये तरीकेकार होता है कि आप जो है ना वो एनएचएस के एप्लीकेशन क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो। अब मैं अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो एनएचएस में एप्लीकेशन के लिए आपके पास आपका सारा ट्रेनिंग रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास आपकी अप टू डेट सीवी हो कि आपने किन किन जगहों पे काम किया हुआ है, आपके पास 3 जो है ना वो प्रोफेशनल रेफरेंसेस होने चाहिए। प्रोफेशनल रेफरेंसेस का मतलब होता है कि एनएचएस में एप्लीकेशन के लिए ये जीमेल, याहू और आउटलुक वाले इस तरह के रेफरेंसेस को काउंट नहीं करते। इनको चाहिए होते हैं, आपने देखा होगा प्रोफेशनल ईमेल जिसके आगे .com .co.uk इस तरह की जो ईमेल्स होती है ना प्रोफेशनल ईमेल, और वो बंदा जो आपका एम्प्लॉयर रह चुका हुआ है, जिसने आपको कोई ट्रेनिंग करवाई हुई है या जिसने आपको कोई स्टडी करवाया हुआ है, उनका रेफरेंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपके पास रेफरेंसेस, अप टू डेट सीवी और सारा ट्रेनिंग रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग की है और कहाँ कहाँ से की है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं और आपका स्पेशली केयर सेटिंग का या यूके के अंदर कहीं पे भी एक्सपीरियंस है, तो भाई आप जो है ना वो एक बड़ी ही जबरदस्त चॉइस हो सकते हैं एनएचएस के अंदर। बाकी एप्लीकेशन की क्या टेक्निकलिटीज है, जिसमें मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश की कि भाई इसमें आपको इसके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरना पड़ता है। ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन का सारा क्या प्रोसीजर रहता है, मैंने 3 वीडियोस बनाई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई है, मेरे टिकटॉक चैनल पे भी पड़ी हुई है, जिसमें मैंने आपको एक एक स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बताया था कि भाई कैसे इसके अंदर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब मैं अगली बात करूं कि अगर आप चाहते हो कि मेरे थ्रू अप्लाई कराना है, कि भाई कुछ लोग मुझे कहते हैं कि दानिश भाई आप मेरे लिए अप्लाई करें, तो मैंने उसके लिए आपको बताया था कि भाई आपको फिर ये चीज़ें जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं या आपको मुझे ईमेल करने पड़ेंगे या इंस्टा पे मुझे पर्सनली मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी मोटी जो गाइडलाइन है वो मैं देता हूँ, लेकिन अगर आपने पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन करानी है तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये चीज़ें आप जो है ना वो मुझे सेंड करें। इसके अलावा इसका इंटरव्यू का क्या हिसाब रहता है भाई, उस पर मैं पूरी स्टूडेंट्स को गाइडलाइन देता हूँ, या जो कोई भी कैंडिडेट है जो यहाँ पे जॉब करना चाहता है, मेरे पास पूरा एक क्वेश्चनर बना हुआ है कि किस किस्म के क्वेश्चन करते हैं, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ। और एक जो अब मैं आता हूँ कि भाईजान यहाँ पे बंदे रिजेक्ट क्यों होते हैं। देखिए सबसे जो कॉमन गलती करते हैं, आप जो है ना वो नहीं देखते कि जॉब डिस्क्रिप्शन और पूरी जॉब का क्राइटेरिया क्या है, आप उन की पॉइंट्स को जो है ना वो हिट नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती, शॉर्टलिस्ट नहीं होती। एक ये चीज़ होगी। सेकंड चीज़ होती है कि आप एआई का यूज़ करते हैं, जो कि अब एनएचएस ने क्लियरली ये बात बताई हुई है, अपनी एड पे भी लिखता है कि वो लोग जो कि अपनी एप्लीकेशन में एआई का यूज़ करेंगे, हम उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड गलती होती है कि आप लोगों के पास जॉब में कुछ ट्रेनिंग्स या किसी भी किस्म की, जो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, कुछ जस्टिफिकेशन मांगी होती है या आपके रेफरेंसेस पूरे नहीं होते, ये भी एक बहुत मेजर रीज़न होती है कि लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए आपकी प्रॉपर एक प्रोफाइल तैयार होता है भाई, उसके बाद आप जो है ना वो प्रॉपरली अप्लाई करते हो हर जॉब। अब एक जॉब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जॉब है जी एचसीए की, हेल्थ केयर असिस्टेंट की, वो अनाउंस हुई है और आप ऑलरेडी कोई एचसीए काम कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस जॉब के ऊपर फिट बैठते हो। उस जॉब को पहले देखना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट को देखना पड़ता है, देन उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपका पूरा प्रोफाइल तैयार करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो ये मेजर रीजन होती है यहाँ पे रिजेक्शन की। अब मैं आ जाता हूँ जी स्टूडेंट पे। स्टूडेंट्स फुल टाइम पे तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, उनको तो जो जॉब कंसीडर करनी होती है वो होती है 20 आवर या इससे कम वाली, जो कि बहुत कम टू बी ऑनेस्ट एनएचएस के अंदर अनाउंस होती हैं। तो स्टूडेंट के लिए बेहतर रूट क्या है कि एनएचएस में आप वॉलंटरी काम कर सकते हैं। हर ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पे ये वॉलंटरी वाला सेक्शन दिया होता है, आप यहाँ पे वॉलंटरी काम करें ताकि आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस मिले, और इस एक्सपीरियंस की वजह पे आप लोगों के प्रोफेशनल रेफरेंसेस भी डेवलप होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास यूके का एक्सपीरियंस लग जाता है, आप जो है ना वो इजीली यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको वॉलंटरी काम नहीं मिलता तो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, कोई बंदा प्रैक्टिस कराता है उसके पास जाओ, उसके पास अपनी सीवी, अपना कवर लेटर ड्रॉप करो, फ्री ऑफ कॉस्ट उसके पास काम करो, काम सीखो, एंड देन यहाँ पे आके अप्लाई करो। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आप लोगों को हर दफ़ा ये चीज़ समझाता हूँ। तो वही बात है, अगर आपने प्रॉपरली यहाँ पे एप्लीकेशन डालनी है और आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए तो मुझे ईमेल करो, इंस्टा पे आओ, पर्सनल मैसेज करो, कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।